Hello dear friends, you are welcome to UCIU's education platform. In this video, we will discuss about the fourth topic of this chapter. Did women have a revolution? मतलब क्या वुमन के पास भी रेवोल्यूशन था या वुमन का भी कोई रेवोल्यूशन था? First paragraph of this chapter. From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. मतलब शुरुआत से ही जो वुमन मतलब जो औरतें थीं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थीं इन इवेंट्स में जो इम्पोर्टेंट चेंज लाए थे फ्रेंच सोसाइटी में. बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाए थे फ्रेंच सोसाइटी में. दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. मतलब उन्होंने ये सोचा था कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है मतलब उनकी जो भागीदारी है वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पे प्रेशराइज मतलब दबाव डालेगी. टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लिव्स. मतलब कि अगर वो दबाव डालेगी तो वो उनकी जो लाइफ्स है मतलब उनका जीवन है उनके ऊपर कुछ मेजर्स मतलब उनके ऊपर कोई कदम उठाएंगे, कोई स्टेप्स लेंगे कि उनकी जो लाइफ्स है उनकी जीवन है उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार आए. मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. ज़्यादातर थर्ड एस्टेट की जो वुमन थी उन्हें काम करते हुए रहना पड़ता था. दे वर्कड एज सीम स्ट्रेसेस और लाउंड स्ट्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट. उन्हें मार्केट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बेचना पड़ता था और वो एम्प्लॉयड होती थी एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स. मतलब दूसरों के प्रॉस्पेरस लोगों के घरों में काम करती थी मतलब नौकर जैसे. एंड मोस्ट वुमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. और ज़्यादातर वुमन एजुकेटेड नहीं थी मतलब वो इन एजुकेशन नहीं थी उनके पास, वो इलिटरेट थी. और ओनली द डॉटर्स ऑफ द नोबल्स और वेल्दियर मेम्बर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट. और जो नोबल्स की डॉटर्स होती थी मतलब जो धनवान लोगों की जो बेटियां होती थी वो ही कॉन्वेंट में जाके पढ़ सकती थी. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर दैम. जिसके बाद उनकी फैमिलीज उनकी शादी करा देते थे. एंड वर्किंग वुमन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. और जो काम करती थी महिलाएं वो अपनी परिवार की भी देखभाल करती थीं, जैसे कि खाना बनाना, पानी भरना और ब्रेड ब्रेड बनाना और अपनी बच्चों की देखभाल करना. और उनकी जो बेसिस होती थी, उनकी जो तनख्वाह होती थी वो मेन के कंपैरिजन में कम होती थी. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. उनकी वॉइस, उनकी आवाज़ उठाने के लिए और उनके इंटरेस्ट को लोगों में डिस्कस करने के लिए उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स बनाए. About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of the main demands was that women enjoy the same political rights as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. उनकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि उन्हें सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलें एज़ कम्पेयर टू मैन. मतलब यहाँ भी उनका यही है कि उन्हें राइट्स इक्वल मिलना चाहिए. और जो 1791 का जो फ्रांस का संविधान था उसने उन्हें पैसिव सिटीजन्स में की उपाधि मतलब उन्हें पैसिव सिटीजन्स माना गया था उस संविधान में. दे डिमांडेड द राइट टू वोट. उन्होंने समानता मतलब एक ही तरह के अधिकार मिलना चाहिए, मतलब वोट देने का अधिकार मिले. और टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड टू द पॉलिटिकल ऑफिस. मतलब वो इलेक्टेड हों असेंबली में और पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करें. ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. तभी उन्हें ये महसूस होगा कि उनके इंटरेस्ट हैं वो न्यू गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं. फिर in the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. मतलब शुरुआती सालों में जो revolutionary government थी उसने इंट्रोड्यूस किए लॉज जो वुमेंस थी उनकी जीवन में हेल्प करते थे.
Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. उन्होंने क्रिएशन किया स्टेट स्कूल्स का, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टेट्स स्कूल्स वॉज स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल और ऑल गर्ल्स। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स दैम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और उनके जो पिता होते थे, मतलब उनके जो पेरेंट्स होते, सॉरी फादर्स होते थे, वो उन्हें उनकी मर्जी के पहले शादी नहीं करा सकते थे, मतलब वो जब चाहें तभी उनकी मैरिज होती थी। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैरिज था वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बना दिया गया था। इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल, मतलब वो एक रजिस्टर्ड होता था। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, सॉरी डाइवोर्स था वो एक लीगल बना दिया गया था, मतलब कानूनी रूप से। ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी तलाक दे दे, वो एक कोर्ट में जाना पड़ता। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमन एंड मेन, वो मेन भी अप्लाई कर सकते थे और वुमन भी अप्लाई कर सकते थे। वुमन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, और वुमन अब जॉब्स के लिए ट्रेन कर सकती थी या हो सकती थी और आर्टिस्ट बन सकती थी। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, और अपने छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस भी चला सकती थी। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, जो वुमेन्स के संघर्ष था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो चलता रहा ऐसे ही कभी कभार। ड्यूरिंग द रीगन ऑफ टेरर, लेकिन जो आतंक का युग था उसमें जो गवर्नमेंट थी, न्यू गवर्नमेंट, उसने जो वुमेंस क्लब थे और जो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको बैन कर दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, उनमें से कई मुख्य जो वुमेंस थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनमें से कई लोगों को मार दिया गया। इसका हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो वुमेन्स के मूवमेंट थे इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, वो 200 साल तक कई देशों में चलते रहे दुनिया में। और जो वोट के लिए लड़ाई थी वो भी इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के द्वारा चलती रही, लेट 19th सेंचुरी और शुरुआती 20th सेंचुरीज में। जो फ्रेंच वुमन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी, मतलब जो फ्रेंच वुमन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी रेवोल्यूशनरी ईयर्स के दौरान वो एक इंस्पायरिंग मेमोरी बन चुकी थी। और इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, और फाइनली 1946 में वुमन को वोट देने का अधिकार मिल गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1946 में वुमन को राइट मिल गया था फॉर वोटिंग। ओके, सोर्स ई, इसको भी हम पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमन ओलंपी दी गॉर्जियस, ये 1748 से 1793 में उनका योगदान था। Olympie the Gorgeous was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. She protested against the Constitution and the Declaration of Rights of Man and Citizen, as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. मतलब जो ओलंपी दी गॉर्जियस थी वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमन थी रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने वुमेंस को एक्सक्लूड कर दिया था बेसिक राइट्स से जो कि हर ह्यूमन बींग्स का होना चाहिए। सो इन 1791 उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा, जो उन्होंने क्वीन को एड्रेस किया और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को बताया, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। इन 1793 ओलंपी द गॉर्जियस criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club. She was tried by the National Convention, which charged her with treason. Soon after this, she was executed. ओलंपी दी गॉर्जियस को जैकोबिन गवर्नमेंट द्वारा क्रिटिसाइज किया गया और उनकी क्लब्स को बंद कर देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार नेशनल कन्वेंशन द्वारा उनको देशद्रोह के कारण उन्हें इसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। सोर्स एफ है, सो सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फॉर फोर्थ इन ओलंपी दी गॉर्जियस डिक्लेरेशन।
वुमन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मेन इन राइट्स। मतलब जो वुमन है वो फ्री बॉर्न हुई हैं और उन्हें इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जो मेंस को मिलते हैं। इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं। फिर है द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमन एंड मैन। और जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो ये होना चाहिए कि सभी की वुमेंस को और मैन दोनों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि इनके मेन राइट्स होते हैं लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड एबव ऑल रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। The source of all sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of woman and man. जो sovereignty resides करती है नेशन में, वो कुछ नहीं है बल्कि वुमन और मेन है यूनियन के। सोवरिग्निटी मीन्स, यदि आपको पता नहीं हो तो हम इसका मीन लिख देते हैं। सोवरिग्निटी मीन्स होता है संप्रभुता। ये ड्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है, और ड्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें इन्हें ओलम्पिटी गॉर्जियस ने कहा है। फिर है द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स शुड हैव अ से ईदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स फॉर्मुलेशन। मतलब ऐसा कानून होना चाहिए वो जो उनकी इच्छाओं को जनरल विल एक्सप्रेस कर सके, और सभी फीमेल और मेन सिटीजन्स के वो उनकी जो इच्छाएं हैं उनको कह सकें, वो पर्सनली या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, और ये सभी के लिए सेम इक्वल होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन देन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स। मतलब सभी फीमेल और मेल सिटीजन्स इक्वली एंटाइटल्ड होने चाहिए एज पर ऑनर्स और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और बिना किसी डिस्टिंक्शन। मतलब इसका एक सिनोनिम है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब भी डिस्टिंक्ट होता है। नेक्स्ट है नो वुमन इज एन एग्जाम्पशन, सी इज एक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। वुमन लाइक मेन ओवे दिस रिगरस लॉ। मतलब कोई भी वुमन एग्जाम्पशन नहीं है, मतलब कोई भी अपवाद नहीं है, वो एक्यूज्ड और अरेस्ट नहीं हो सकती। वुमन लाइक मैन ओवे करेंगे इस कानून को। सोर्स जी में दिया गया है। इन 1793 जो जैकोइन पॉलिटिशियन कमेटी थी उसने ये जस्टिफाई किया है कि वुमेंस क्लब्स ग्राउंड में आए। हैज़ नेचर एंट्रस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज टू मैन, हैज़ सी गिवन अस ब्रीस्ट टू नर्चर बेबीज? No, she said to man, we are men hunting, agriculture, political duties, that is your kingdom. She said to woman, we are woman. सॉरी ये कहाँ चला गया, ये है we are men hunting, agriculture, political duties, that is your kingdom. She said to woman, we are woman, the things of the household, the sweet duties of motherhood, those are your tasks. Shameless are those women who wish to become men, have not duties been fairly distributed. जैकोइन पॉलिटिशियन कमेटी वुमेंस के सामने ये जस्टिफाई करती है कि वी आर मैन होने के साथ, मतलब मैन होने पर हंटिंग, एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल ड्यूटीज़ आपका किंगडम है, मतलब आपका ये काम है। और वुमन होने के कारण आप हाउस होल्ड, स्वीट्स, ड्यूटीज़ ऑफ मदरहुड, ये आप सभी के काम हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में 5th टॉपिक पढ़ेंगे, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, मतलब दास प्रथा का अंत। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। और आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।